रावत, मेरे को रावत सुनाई दिया। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। इसमें एक जनरल केस दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द जनरल केस इन विच चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बाय बोथ डूइंग द वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो अब हमने एक जनरलाइज केस ले लिया है कि यहाँ पर जो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेके आएंगे वो कैसे कैसे लेके आएंगे, मतलब चेंज इन स्टेट जो है वो दोनों तरीके से लेके आ रहे हैं। एक तो वर्क डन करके भी और ट्रांसफर ऑफ हीट करके भी। अभी तक हमने जो दोनों तरीके देखे थे वो अलग अलग देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपका डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल जो चेंज इन एनर्जी है वो आपका जितना वर्क डन हुआ है वो प्लस आपका जो हीट एक्सचेंज हुआ है वो, तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपका सिस्टम के वर्क डन पे भी डिपेंड करता है और सिस्टम की हीट एक्सचेंज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो for a given change in state q and w can vary depending on how the change is carried out. However, q plus w is equal to delta u will depend only on initial and final state. तो डेल्टा यू जो है वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, मतलब ये है कि यहाँ पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई Q और जो W है यानी कि हीट एक्सचेंज कैसे हुआ है और वर्क डन आपने कैसे किया है, ये आपका इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो चेंज कैसे लाया गया है, ठीक है। क्योंकि Q और W जो है ये आपके स्टेट वेरिएबल नहीं है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। Q और जो W है ये आपके स्टेट वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है किस चीज के, आपके प्रोसेस के। यानी कि हीट में चेंज अगर आएगा तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हीट में आप चेंज कैसे लेकर आएगा, और W जो है वर्क डन कैसे मतलब कितना हुआ है वो भी इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका वो कैसे किया गया है। लेकिन इन दोनों का जो सम है जो कि आपका इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के बराबर है, तो ये जो है ये आपका डिपेंड नहीं करेगा किस पर कि ये चीज कैसे की गई है, बल्कि इस पर डिपेंड करेगा कि इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या थी। तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे द चेंज इज कैरिड आउट। तो डेल्टा यू जो यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये आपका इंडिपेंडेंट होगा कि वो चेंज कैसे लाया गया। तो if there is no transfer of energy as heat or as work, that is isolated system is if W is equal to 0 and Q is equal to W, Q is equal to 0, यानी कि अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं जहां पे W इक्वल टू 0 है, Q इक्वल टू 0 है, तो वहां पर डेल्टा U इक्वल टू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये मिल गई कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चेंज इन हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। द इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डेल्टा W इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये जो है आपका डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो आपका क्यू प्लस डब्ल्यू, यही आपका स्टेटमेंट भी है किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो विच स्टेट्स दैट द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये आपको बेसिकली बताता क्या है कि अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि उस सिस्टम में जब तक कोई भी वर्क डन नहीं होगा या कोई वर्क चेंज नहीं होगा या फिर उसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक उसकी इंटरनल एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी। तो इट इज कॉमनली स्टेटेड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यही क्या आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यानी कि जब तक आप एनर्जी मतलब जब तक ये है कि आप कुछ भी चेंज नहीं लेके आ रहे तब तक आपकी एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना जब तक ना तो आप कोई वर्क करोगे उस पर, जब तक ना तो आप उस पर कोई हीट एक्सचेंज करोगे तब तक उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि ना तो इंटरनल एनर्जी खुद से ऐड हो जाएगी ना ही खुद से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। So there is considerable difference between the character of the thermodynamic property energy and that of a mechanical property such as volume. We can specify an unambiguous, that is absolute volume for volume of a system in particular state, but not the absolute value of the internal energy. तो यहाँ पर यह है कि इंटरनल एनर्जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। यानी कि जब भी हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को हम बता सकते हैं कि भाई एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वी कैन स्पेसिफाई एन अनएम्बिगुअस दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इन अ पर्टिकुलर स्टेट बट नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी। हाउएवर वी कैन मेजर ओनली द चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपको कंटेनर में सपोज कोई एक कंटेनर है, इसमें मैंने आपको यहाँ पर पानी रख दिया और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे,
और मैं आपसे कहूँ कि इसकी इंटरनल एनर्जी मेरे को यू कैलकुलेट करके बताओ, तो ये चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कर क्या सकते हो, आप डेल्टा यू की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि मैंने क्या करा, अगर ये T1 टेम्परेचर पे था सपोज इनिशियली, और मैंने इसमें क्या करा, हीट ऐड कर दी, ठीक है, ये Q जो है हीट ऐड कर दी। तो हीट ऐड करने के बाद सिस्टम की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि इसका जो टेम्परेचर था वो कितना हो गया, T2 हो गया, ठीक है। टेम्परेचर T2 बढ़ गया, तो इंटरनल एनर्जी इसकी मान लो यहाँ पर इस केस में U2 हो गई, पहले इसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी। तो यहाँ पर आप डेल्टा यू यानी कि U2 माइनस U1 कैलकुलेट कर सकते हो। तो चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। और चेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे डेल्टा यू, इस वाले फॉर्मूला से, यानी कि वर्क डन कितना हुआ और चेंज इन हीट कितना हुआ। तो इन दोनों को जब सम अप कर दोगे तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई वर्क डन नहीं हुआ तो ये जीरो हो गया, तो जितनी हीट एक्सचेंज होगी या हीट चेंज होगा जितना भी, वही आपका डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी। तो यही यहाँ पर आपको बोला गया है। तो हाउएवर वी कैन मेजर ओनली द चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन, ठीक है। तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है अलग अलग केसेस में। पहला है नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। यानी कि कोई भी हीट ना तो एब्जॉर्ब की गई है और क्या हुआ है कि वर्क डन इस पे हुआ है। तो वॉल आप बता सकते हो भाई कौन सी वॉल होगी, एडियाबेटिक वॉल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग। तो इस केस में कौन सी वॉल हो जाएगी, कंडक्टिंग वॉल हो जाएगी। और उसके बाद है डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो इसके आंसर देख लो क्या क्या दिए हैं। अच्छा क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है, ओपन नहीं होगा क्योंकि मैटर के बारे में नहीं लिखा है ना, हीट के बारे में लिखा है। तो क्लोज सिस्टम हो जाएगा, और पहले वाले केस में एडियाबेटिक हो गया, दूसरे में कंडक्टिंग वॉल हो गया, तीसरे में क्लोज सिस्टम हो गया, ओके। और पहले वाले में देख भी सकते हो डेल्टा यू जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। दूसरे केस में वर्क डन नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ है, हीट चेंज हुआ है, तो डेल्टा यू की वैल्यू माइनस क्यू के बराबर होगी, ठीक है। और माइनस क्यू का मतलब क्या है, माइनस क्यू मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है कि हीट इज अप्लाइड बाय द सिस्टम। क्योंकि हमने ये पढ़ा कि अगर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, या हीट की वैल्यू क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको बस ऑन यहाँ पे याद रखना है। और इन तीनों में जो है ये ओ और ओ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्यू पॉजिटिव का मतलब कि हीट इज सप्लाइड ऑन द सिस्टम, ऐसे कर सकते हो, या टू द सिस्टम भी कर सकते हो। सप्लाई टू द सिस्टम कर लो या ऑन द सिस्टम कर लो, और इसमें वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो यानी कि जब सिस्टम के खाते में कुछ चीज आ रही है तो वो पॉजिटिव होगी, कहने का मतलब यहाँ पर ये, ठीक है। जब भाई आपका बैंक अकाउंट होता है तो बैंक अकाउंट में अगर कोई अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है तो आपका बैलेंस कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। और अगर आपके अकाउंट में कुछ है ही नहीं, ऊपर से और पैसे उसमें से काट लिए जाए तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि कुछ आया, ठीक है, कहां पर आया, सिस्टम में आया। बैंक अकाउंट क्या है, आपका एक सिस्टम है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी सिस्टम ले रहे हैं तो वो सिस्टम की बात हो रही है। पॉजिटिव अगर वर्क डन है तो मतलब वर्क आपका सिस्टम के अंदर आया, और उसी तरीके से क्यू अगर पॉजिटिव है तो मतलब क्यू उसके सिस्टम के अंदर आया है, ठीक है। अब इसके बाद एप्लीकेशंस वगैरह दिए हैं। तो many chemical reactions involve the generation of gases capable of doing mechanical work or the generation of heat. It is important for us to quantify these changes and relate them to the changes in the internal energy. तो ये लिखा है कि भाई काफी सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें आपकी क्या होती है, गैस जनरेशन होती है, ठीक है, जो आपका मैकेनिकल वर्क कर पाती है और कुछ ना कुछ हीट जनरेट करती है। तो इसके चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्क है पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसंट्रेट ऑन द नेचर ऑफ वर्क ऑफ अ सिस्टम कैन डू। वी विल कंसीडर ओनली मैकेनिकल वर्क। तो हम यहाँ पर से मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे कि सिस्टम ने मैकेनिकल वर्क कितना किया है, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये आप फॉर्मूला पढ़ भी चुके हो, मैंने आपको करवाया था। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेट अस कंसीडर सिलेंडर व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो यहाँ पर देखो वैसे ही करके आपको समझाया गया। आपने क्या लिया, एक पिस्टन लिया, ठीक है, आपने एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर में क्या है, गैस भरी है, ठीक है, एंड वो गैस कितनी है, 1 मोल के बराबर है, आइडियल गैस है। और
फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है, ठीक है, यानी कि गैस का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो पिस्टन बाहर की तरफ भागेगी, और गैस का प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। तो नीचे पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट आपको दिया है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई टोटल वॉल्यूम जो गैस का है वो आपका कितना है, ये वी आई है, और प्रेशर जो है वो आपका पी के बराबर है। तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज पी एक्स, अगर मान लो बाहर का प्रेशर पी एक्स है जो कि आपका पी प्रेशर से ज्यादा है, यानी कि अंदर जो प्रेशर पी प्रेजेंट है उससे ज्यादा आपका बाहर का प्रेशर पी एक्स है, ठीक है, पी एक्सटर्नल, तो क्या होगा, पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड टिल द प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू पी एक्स। तो देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने केस कंसीडर कर लिया है, यहाँ पे इस गैस का जो प्रेशर है वो पी के बराबर है, और बाहर से आप कुछ प्रेशर पी एक्स लगा रहे हो, पी एक्सटर्नल लगा रहे हो, तो ये जो पी एक्स की वैल्यू है वो आपकी ज्यादा है किससे, पी से, अंदर वाले प्रेशर से। तो क्या होगा इस केस में, ये जो पिस्टन है ये अंदर की तरफ मूव करेगी, अंदर की तरफ ये तब तक मूव करेगी जब तक ये पी की वैल्यू जो है वो पी एक्सटर्नल के बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या होगा कि पिस्टन इज स्टॉप्ड, पिस्टन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो वही आपको नीचे करके दिखाया हुआ है कि मान लो जहां पर पिस्टन थी, पिस्टन ने अपने बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से एल डिस्टेंस यहां पर कवर किया, ये एल डिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा भी, यहां से लेके यहां तक, तो एल दूरी जो है वो उसने यहां तक कवर की है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है, ये मैंने आपको करवाया भी था, वही वाला है ये डेरिवेशन, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, उसके बाद जो वॉल्यूम यहाँ पर बचा है वो वी फाइनल हो गया। पहले आपका इनिशियल वॉल्यूम वी आई था, पूरे कंटेनर में जब गैस थी तो वी आई था, जब पिस्टन आपके अंदर को दब गई तो यहाँ पर जो वॉल्यूम गैस का रह गया वो वी फाइनल हो गया। यहाँ पर कितना था, वी इनिशियल था, तो नेट चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। डेल्टा वी क्या हुआ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज आपको मैंने बताई थी कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो लेंथ इंटू एरिया के बराबर होता है, तो एल लेंथ हमने सोचा, हमने देखा कि एल लेंथ जो है वो पिस्टन ने मूव करा है तो वही एल लेंथ हो गई, और ये ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया किसका, सिलेंडर का, ठीक है। तो एल इंटू ए करोगे तो ये वी के बराबर हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू जो वो आपकी इसके बराबर हो जाएगी, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर हो जाएगी। और हमें ये भी पता है कि प्रेशर की वैल्यू जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होती है, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे, या हाँ, फोर्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पर निकालोगे तो क्या हो जाएगी, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगी, ठीक है। और प्रेशर इंटू एरिया हो गई, और उसके बाद जो है आपको पता है जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारी एल के बराबर है तो फोर्स इंटू लेंथ हो गया। फोर्स की वैल्यू क्या है, पी इंटू ए है, और इंटू एल करोगे तो पी और ए इंटू एल क्या हो जाएगा, हमारा वी के बराबर हो जाएगा, या आप डेल्टा वी बोल सकते हो, ठीक है, बिकॉज ए इंटू एल जो है वो हमारा डेल्टा वी के बराबर है। तो ये क्या हो गया, पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर हो गया। तो इससे हमने क्या करा, वर्क डन निकाल लिया जितना गैस ने किया है, ठीक है। तो वही आगे दिया हुआ है, ये लिखा है वॉल्यूम चेंज आपका एल इंटू ए जो है वो डेल्टा वी के बराबर है, जो कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और फोर्स जो लगा आपका प्रेशर इंटू एरिया हो गया, ठीक है। और वर्क आप जब निकालोगे, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स का फॉर्मूला भी आपने देखा, एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया और इंटू लेंथ, ठीक है। तो डिस्टेंस लेंथ हो गया, और उसके बाद ये ए इंटू एल जो है वो आपका किसके बराबर है, डेल्टा वी के बराबर है, ठीक है। अब ये माइनस डेल्टा वी आया है, माइनस डेल्टा वी इसलिए आया है क्योंकि पिस्टन क्या हुई है, कंप्रेस हुई है, पिस्टन कंप्रेस होने पे क्या हुआ है, वी फाइनल की वैल्यू जो है वो हमारी वी इनिशियल से कम है, वी फाइनल जो है, फाइनल वॉल्यूम हमारा इनिशियल वॉल्यूम से कम है, तो डेल्टा वी जो होता है वो क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। अगर किसी छोटी क्वांटिटी में से कोई बड़ी क्वांटिटी माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। मान लो वी फाइनल हमारा 4 था और ये वी इनिशियल कितना था, 5 था, तो 4 माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के बराबर। तो डेल्टा वी इस केस में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज ये समझ रहे होगे कि वर्क डन कहां से कहां हुआ है, बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम हुआ है, ठीक है। क्योंकि सिस्टम के ऊपर काम हुआ है तभी पिस्टन प्रेस हुई है, क्योंकि बाहर से आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया था, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर एक चीज देखोगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, चलो आगे लिखा ही होगा वो, ठीक है, कि नेगेटिव क्यों आया। तो ये आपका माइनस
P इंटू पी एक्स इंटू डेल्टा वी हो गया, ठीक है, और ये आपका V फाइनल माइनस V इनिशियल हो गया। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई द नेगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कन्वेंशनल साइन फॉर W व्हिच विल बी पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर करा क्या कि वैसे तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं बाहर से एक और नेगेटिव साइन लगाते हैं सो दैट कि ये जो आपका वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये जब पॉजिटिव आएगी, क्योंकि पॉजिटिव वर्क का ही मतलब ये होता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क आपका सिस्टम पे हुआ है तभी उसका वॉल्यूम कम हुआ था, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी वो हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से एक और नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या लगा दिया, बाहर से एक और नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो इट इंडिकेट्स दैट इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कंप्रेशन जब भी होगा गैस का तो वो क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, और इसका मतलब क्या है कि वर्क जो वो सिस्टम के ऊपर हुआ है। हियर v फाइनल माइनस v इनिशियल विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वर्क डन के लिए एक अलग से नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो फाइनली क्या है, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, आपको वर्क डन कंप्रेशन के केस में पॉजिटिव करना है, क्योंकि जब वर्क सिस्टम पे होगा तब वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हेंस द साइन ऑब्टेन फॉर द वर्क विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाद if the pressure is not constant at every stage of the compression but changes in number of finite steps, work done on the gas will be summed up over all the steps and will be equal to minus sigma p delta v। अगर मान लो आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं, क्योंकि ये जो हमने p डेल्टा v वाला फॉर्मूला बनाया है ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए, यानी कि आप प्रेशर को कांस्टेंटली लगा रहे हो, ठीक है। मान लो अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता और बार बार जो चेंज कर रहा होता है, तो उस केस में, लेकिन वो भी फाइनाइट स्टेप्स तक, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में आपका प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, छोटे छोटे प्रेशर वाला जो एरिया है उनको निकाल के उनको सम कर सकते हो। तो सम के लिए हम जो सिग्मा सम के लिए जो साइन इस्तेमाल करते हैं वो सिग्मा करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा ऑफ पी डेल्टा पी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, नीचे जो आपको ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है इस वाली फिगर में, तो इस वाले फिगर में आप देख रहे होगे कि प्रेशर की वैल्यू जो वो यहाँ पर क्या है, आपकी कांस्टेंट नहीं दिख रही है, ठीक है। तो प्रेशर की अगर वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर को आपने क्या कर लिया, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया, एंड इन छोटे छोटे पीसेस का आप क्या निकाल लोगे, वर्क डन निकाल लोगे, ठीक है। और वर्क डन मैंने आपको बताया है कि लाइक आपके पास ग्राफ है, एंड ग्राफ में अगर दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारी तीसरी क्वांटिटी आती है, तो उस ग्राफ में हम जो एरिया निकालते हैं वो भी उसी क्वांटिटी के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको कहां पर बताई थी, जैसे मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो मैंने आपको वहां पर एक चीज ये बताई थी कि अगर आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे हो, और मान लो आपका ग्राफ सपोज कुछ इस तरीके का है, और वेलोसिटी इनटू टाइम आता क्या, डिस्प्लेसमेंट आता है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा हो कि दो क्वांटिटीज आपके पास है जिनका आपने ग्राफ बनाया है, और वो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर कोई तीसरी क्वांटिटी देता है, तो वो जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के अंदर का एरिया भी उसी क्वांटिटी के बराबर होगा। यानी कि अगर हम ये ग्राफ लेते हैं और इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया अंडर जो ग्राफ होगा वो आपको किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। तो उसी तरीके से अगर आपके पास ये आपका प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का अगर आपका ग्राफ है, एंड आपको ये पता है वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है या चेंज इन वॉल्यूम होता है, जो भी है, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर आपने ग्राफ बनाया है, तो इसके अंदर का ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ग्राफ के अंदर का, ये आपको किसकी वैल्यू देगा, वर्क डन की वैल्यू देगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर इस चीज से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आ गया समझ सभी को ये वाला? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। सर ग्राफ समझ में नहीं आता। ग्राफ मैंने, देखो ग्राफ में इतना समझना नहीं है आपको, ये तो ग्राफ जो भी दिया है इसमें ग्राफ ऐसा दिया है कि इसमें प्रेशर की वैल्यू आपको कांस्टेंट नहीं दिख रही है, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट कैसे नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो ग्राफ है इसमें ये जो प्रेशर की आप वैल्यू देख रहे हो, प्रेशर आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है वॉल्यूम के साथ, इस तरीके से। तो हमने क्या करा कि लाइक इस प्रेशर को इन्होंने क्या करा है, लाइक छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर बांट लिया है, जैसे कि ये एक इसका पीस हो गया, ठीक है, ये इसका एक पार्ट हो गया, ये इसका एक पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट हो गया। तो इन्होंने इस पूरे ग्राफ को इस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये इतने छोटे होंगे कि आपको मतलब
बहुत छोटे छोटे पार्ट्स लेने पड़ेंगे, यहाँ तो इन्होंने बड़े लिए हैं। तो अगर लाइक आप छोटे छोटे पार्ट्स लेते हो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास जैसे ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, तो इस ग्राफ के अगर मैं बहुत छोटे छोटे पीसेस कर देता हूँ, मान लो कि एक पीस मैंने इस तरीके से कर दिया, एक पीस मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, एक यहाँ कर दिया, तो आप ये देखोगे यहाँ पर जो आपको ये ग्राफ के छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, जो लगभग लगभग रेक्टेंगल की शेप के होंगे। तो ये जो रेक्टेंगल की शेप है, रेक्टेंगल का एरिया आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मान लो इस पूरे ग्राफ में मैंने टोटल 100 रेक्टेंगल बना दिए, जिनकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो सकती है, मान लो ब्रेथ जो है वो सेम है, यानी कि इनकी जो चौड़ाई है सब सारी स्ट्रिप्स की, ये दोनों ये सबकी सेम है, लेकिन लेंथ इनकी अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर लेंथ इतनी है, ठीक है, यहाँ पर लेंथ इतनी होगी, यहाँ पर लेंथ और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगी, लेंथ कम होगी। तो अगर आप सबका प्रोडक्ट निकाल के मतलब उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हो इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स का और उनको एड अप कर देते हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही बस यहाँ पर आपको बताया है, तो इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ग्राफ से भी अगर आपको वर्क डन निकालना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि प्रेशर वॉल्यूम अगर ग्राफ दिया है तो उसका एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको उसका वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो if the pressure is not constant but changes during the process such that it is always infinitely smally, ठीक है, infinitely greater than the pressure of the gas, then at each stage of compression the volume decreases by an infinitesimal amount। तो ये वही बता रहे हैं कि भाई आपने प्रेशर आपका चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, फिर आपका जो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, वो आपका बहुत छोटे छोटे अमाउंट से चेंज होगा। मान लो कि डीवी से चेंज हो रहा है, तो इन सच केस, उस केस में आपका जो वर्क डन है वो आपका px इंटू डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v इनिशियल से v फाइनल। इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है सम अप करना, यानी कि छोटी छोटी हमने स्ट्रिप्स ली, इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन आई है, इंटीग्रेशन का मतलब किसी चीज को इंटीग्रेट करना या जोड़ देना। तो ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स का जो एरिया है, अगर हम इस एरिया को एड अप कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। ओके, तो हेयर P एक्सटर्नल एट ईच स्टेज इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस dP। तो ये जो बाहर वाला आपका प्रेशर है हर स्टेज पे, मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स आपने ब्रेक डाउन किए हैं उसमें हर स्टेज में यहाँ पर जो P एक्सटर्नल की वैल्यू होगी वो इनिशियल प्रेशर प्लस चेंज इन प्रेशर dP जो है उसके बराबर होगी। ठीक है, इन केस ऑफ कंप्रेशन एंड इन एन एक्सपेंशन प्रोसेस अंडर सिमिलर कंडीशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो अगर कोई एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो एक्सपेंशन प्रोसेस में बेसिकली होगा क्या कि बाहर वाला जो प्रेशर है वो आपका कम होगा, तभी तो गैस एक्सपेंड कर पाएगी। ठीक है, तो उस केस में ये जो पी एक्सटर्नल की वैल्यू है ये पी इनिशियल माइनस डीपी के बराबर हो जाएगी। तो इन जनरल केस हम पी एक्सटर्नल की वैल्यू पी इनिशियल प्लस माइनस डीपी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। मतलब कि जिसमें एक बार या तो आप काम कर सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो या फिर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो a process of change in is said to be reversible। तो reversible कब होता है, if a change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by an infinitesimal change। यानी कि आप किसी भी मोमेंट पर अगर आप कोई चीज कर रहे हो, किसी भी आपने कोई सैंपल लिया है गैस का, अगर आप उसको धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हो और एक पर्टिकुलर स्टेज पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई इसको कंप्रेस करना छोड़ो, अब आप इसको एक्सपेंड करो, तो अगर आपने इसको एक्सपेंड करा तो वो एक्सपेंड करने के लिए जो आप चेंज करोगे वो बहुत ही छोटा सा चेंज होगा। यानी कि किसी भी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल तब बोल सकते हैं जब हम कोई चेंज उसमें लेकर आ रहे हैं, कोई प्रोसेस किसी सैंपल के ऊपर कर रहे हैं एंड उसके बाद अगर हम उसको रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स करने के लिए जो हमारा एफर्ट लगेगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल का मतलब कि किसी चीज को रिवर्स करने की प्रॉपर्टी जो अगर होगी किसी भी सिस्टम के पास, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स infinitely slowly by a series of equilibrium states such that system and the surrounding are always in near equilibrium with each other। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस हम कैसे बना सकते हैं, वैसे तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी 100% रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन हम रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, मान लो अगर हम गैस को धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम उसको इतना धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे कि हमको पता ही नहीं लगे कि हम ये एक्सपैंड हो भी रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में वो बताया था कि अगर आप एक 10 सेकंड का कोई वीडियो है एंड उसको अगर आप क्या कर रहे हो बहुत ही स्लो देख रहे हो,
सो दैट कि आपको लग रहा है कि भाई ये वीडियो चल ही नहीं रही है, बिल्कुल स्टैटिक है। तो उस तरीके का अगर आप वो प्रोसेस कर देते हो तो होगा क्या कि अगर आप किसी भी बीच में स्टेज पर, मैं बोलता हूँ मान लो 4 सेकंड बीत गए, वीडियो के 10 सेकंड की अगर वीडियो थी, 4 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं और वो इतनी स्लो चल रही है कि मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि वो चल भी रही है। तो 4 सेकंड बाद अगर मैं कहूंगा कि भाई इसको रिवर्स कर दो, इसको पीछे वापस से ले जाओ, मेरे को दोबारा से देखनी है, तो अगर आप उसको उसी स्लो स्पीड से पीछे की तरफ लेके जाओगे तो मेरे को पता ही नहीं लग पाएगा कि भाई वीडियो आगे जा रही है या वीडियो पीछे जा रही है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि प्रोसेस को आप इतना अगर स्लो कर दोगे कि अगर प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एंड अगर मैं उसको बोलूं कि भाई आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाओ और आपको फील ही नहीं हुआ कि भाई आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेकर भी गए हो या नहीं लेके गए हो, वो प्रोसेस इतना स्लो था, तो वो टाइप का प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आगे जा रहे हैं या प्रोसेस में या पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमें उस चीज का महसूस ही नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है, और ये तभी हो सकता है जब कोई प्रोसेस बहुत स्लो कर रखा हुआ आपने। ठीक है, तो ये जो होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, सराउंडिंग के साथ आपका हमेशा एक इक्विलिब्रियम जैसा बना रहता है। ठीक है, और बाकी जो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, जो कि यूजुअली हम देखते हैं। तो इन केमिस्ट्री वी फेस प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड इफ वी रिलेट टू वर्क टर्म to the internal pressure of the system. We can relate work to internal pressure of the system under reversible condition by writing equation. ठीक है, दिस तो ये है कि आप जो है रिवर्सिबल कंडीशन में जो वर्क डन आप निकाल सकते हो वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये जो अभी इंटीग्रेशन वाला आपने फॉर्मूला देखा था, माइनस वी इनिशियल से वी फाइनल पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ठीक है, और इसको हम जनरलाइज कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्सटर्नल की वैल्यू पी इनिशियल प्लस माइनस डीपी लिख सकते हैं, इनिशियल प्रेशर जितना भी है उसमें आपका जो चेंज इन प्रेशर आया है। तो यहाँ पर उसके बाद ये लिखा है कि सिंस dp by dv, dp into dv is very small, तो dp मल्टीप्लाइड बाय dv जब हम करेंगे, यानी कि आप जब इस इंटीग्रेशन को ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन में होगा क्या कि p ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार और एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो dp इंटू dv की वैल्यू है, तो dp ऑलरेडी छोटा है, dv ऑलरेडी छोटा है, और छोटे को छोटे से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। अगर मान लो आप 0.1 लेते हो और आप 0.01 लेते हो, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.001 मिलेगा, यानी कि इन दोनों से और छोटा होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हम मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। तो उस केस में आपका जो ये रिवर्सिबल केस में वर्क डन हो जाएगा वो आपका इतने के बराबर होगा। ठीक है, तो नाउ द प्रेशर ऑफ द गैस P इनिशियल विच वी कैन राइट एज P नाउ। अब हम इस P इनिशियल को P लिख देते हैं, तो इसको हम वॉल्यूम के उसमें भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो हमें पता है n मोल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, और अगर हम प्रेशर के यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं वो क्या हो जाती है, P इक्वल टू nRT बाई V के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस ले लेते हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो उस केस में होगा क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट हो गया तो n पहले से कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब जो आपका गैस के कितने नंबर ऑफ मोल है वो आपने पहले से फिक्स कर रखा है। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, और इस T की वैल्यू टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट मान लिया। तो ये जो nRT है ये तीनों कैसे बन गए हैं, ये हमारे कांस्टेंट बन गए। ये कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो अब यहाँ पर जो आगे इंटीग्रेशन होगा वो नीचे बचे हुए सिर्फ v का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हो रही है वो सिर्फ कौन सी हो रही है, वॉल्यूम हो रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन कौन सी ले लिया, आइसोथर्मल ले लिया। तो इस केस में अब जो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो अभी हमारे पास जो ऊपर अभी हम ये फॉर्मूला यहाँ पर छोड़कर आए थे जहां पे आपका P इनिशियल वैल्यू थी प्रेशर की वैल्यू, तो प्रेशर की वैल्यू अब हम इससे nRT बाई V से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो प्रेशर की जगह हमने nRT बाई V लिख दिया और dV तो पहले से ही था तो उसको हमने कंबाइन करके dV बाई V लिख दिया, एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम ले आए और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपका nRT जो है वो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो nRT तो आपने कॉमन ले लिया और उसके बाद आपके पास जो इंटीग्रेशन बचा, देखो इसको इंटीग्रेशन कैसे करना है, वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन VI से लेके V फाइनल, और ये आपके पास अंदर आया था nRT इंटू nRT बाई V इंटू dV। ठीक है, ऐसा आपके पास था। तो इसके बाद आपने क्या करा,
माइनस लिखा, फिर वी इनिशियल, फिर वी फाइनल हो गया, और उसके बाद एनआरटी, और इसको मैंने क्या लिख दिया, डीवी बाई वी लिख दिया, वॉल्यूम वॉल्यूम को एक साथ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एनआरटी, ये हमने बोल दिया क्या है, तीनों कांस्टेंट है, तो इस तीनों कांस्टेंट को बाहर ले आऊंगा मैं इंटीग्रेशन के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी इनिशियल से वी फाइनल और 1 बाई वी इंटू डीवी, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 बाई वी इंटू डीवी। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, जो 1/x का इंटीग्रेशन होता है dx के रिस्पेक्ट में, वो आपका log x के बराबर होता है, log बेस e, ठीक है। log का बेस जो होता है वो e के बराबर होता है, और log x जो है वो इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। और इस log e को हम क्या लिख सकते हैं, ln भी लिखते हैं, ये होता है आपका नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रख लो, ये लॉग वॉग पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। तो लॉग के बेस होते हैं, ठीक है, लॉग किस बेस का बना है, जैसे यहाँ पर ई बेस का लॉग यूज कर रहे हैं, तो इस वाले को हम एलएन भी लिख देते हैं, एलएन का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो इसके बराबर होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम डी बाई डी एक्स करें, यानी कि डिफ्रेंशिएट करें लॉग बेस ई एक्स को, तो ये हमें 1/x देगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपस में ऑपोजिट फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 1/x का क्या होता है, log x होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन आया, ये 1/v का आया है dv के रिस्पेक्ट में, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस nrt, 1/v का क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, और लिमिट रख देंगे यहाँ पर v इनिशियल से v फाइनल तक, ठीक है। ये माइनस nrt हो गया, और यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी, पहले v फाइनल रखेंगे, तो ये हो गया log v फाइनल माइनस log v इनिशियल, ठीक है। और उसके बाद जो है माइनस nrt हो गया, फिर log a माइनस log b, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं log a अपॉन b, यानी कि ये बन जाएगा log v फाइनल माइनस log v इनिशियल, मतलब ये v इनिशियल। तो ये भी ध्यान रख लो कि log अगर आपके पास है, तो log a माइनस log b का जो फॉर्मूला होता है वो log a अपॉन b के बराबर होता है। तो इस वाले फॉर्मूले को फिर यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। इतना यूज करने के बाद इस लॉग, ये लॉग किसका है, बेस ई का लॉग है, ठीक है। बेस 10 का भी होता है, बेस 2 का भी होता है, बेस आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, लॉग बेस ई का यूज कर रहे हैं। जब भी हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला में लॉग बेस ई का आता है। तो ये माइनस हो गया, एनआरटी हो गया, और ये लॉग बेस ई को मैंने अभी बताया आपको एलएन भी लिख सकते हैं, तो ये एलएन हो गया, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल हो गया, ठीक है। तो ये हमें मिल गई किसकी, W रिवर्सिबल वर्क डन की वैल्यू। बताओ इतना समझ आया क्या, बोलो। Yes, sir. ये समझ आ गया Yes, डेरिवेशन, sir. Yes, sir. Yes. ये करके भेजना है मुझे, ठीक है। अभी क्लास के बाद, मतलब क्लास के बाद तो अभी टेस्ट है, उसके बाद भेजोगे, और जो नहीं भेजेगा मैं क्लास में कल से उसको अलाउ नहीं करूंगा। तो ये एक बार बोल रहा हूँ और फाइनल बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी भी ऐसा है कि काफी, मतलब कुछ ऐसे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने पहले वाला होमवर्क मेरे को अभी तक नहीं भेजा। तो मुझे नहीं पता कि आपका ईयर वैक्स ज्यादा हो चुका है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ध्यान रख लो, ये जिसका डेरिवेशन अभी रात में सोने से पहले नहीं आया, तो कल सुबह की वो क्लास में नहीं होगा। अगर आ भी गए तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो डेरिवेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप चीजों को समझ सको और उसको याद रख पाओ, अदरवाइज आप इसको याद नहीं रख पाओगे, इसलिए ये करना जरूरी है, वरना मैं चाहूं तो इसको स्किप करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मिल गई, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, ये जो आपको ये -2.303 दिख रहा है, ठीक है, इसके बाद इक्वल में ये जो -2.303 लिख के आए, इसका मतलब क्या होता है। अब एक चीज यहाँ पर ये और ध्यान रख लो, रुको अभी बता रहा हूँ मैं। एक सेकंड रुकना, हाँ। हाँ तो देखो, इसमें एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है, कि जो log e होता है आपका, ठीक है, log e,
ए मान लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी वैल्यू है जिसका लॉग हम निकाल रहे हैं बेस ई के रिस्पेक्ट में, तो ये जो होता है ये आपका होता है 2 पॉइंट अच्छा इसको चलो एक्स मान लेते हैं। तो देखो ध्यान इतना रखो कि अगर हमारे पास कोई लॉग है एक्स का बेस ई के रिस्पेक्ट में, तो ये होता है आपका 2.303 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स विद बेस 10। ठीक है, तो ये आपका ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब रिलेशन होता है अगर आपके पास किसी एक्स वेरिएबल का लॉग है, ठीक है, और वो बेस ई का है, और अगर आपको उसको बेस 10 में चेंज करना है तो आप उसको क्या करते हो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अभी देखो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू ये आई थी जो कि एल के टर्म्स में थी, यानी कि लॉग ई के टर्म्स में थी। तो यहाँ पर ये जो 2.303 आया ये क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो लॉग आपको दिख रहा है एल ये क्या है, लॉग बेस ई का लॉग है, और ये वाला जो सिंपल लॉग आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ ये लॉग बेस 10 का है। ठीक है, तो जिसमें बेस अगर नहीं भी लिखा होता, वैसे तो जनरली हम उसको लॉग बेस ई का मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये लॉग किसका है, बेस 10 का है, तो इसको आप लॉग बेस 10 लिखोगे, और ये जो ऊपर लॉग आपको दिख रहा है ये लॉग बेस ई का है एल, ठीक है, जिसे आप नेचुरल लॉगरिथम कहते हो। तो इस वजह से इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने क्या करा 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आपका रिलेशन आया था माइनस एनआरटी लॉग वी फाइनल वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये आपका माइनस क्या हो गया 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल हो गया। ये क्या है लॉग 10 है, और ये क्या है लॉग ई है इस केस में। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो आप वर्क डन अभी हमने करा है इसका फॉर्मूला ये आप मेरे को भेजोगे, ठीक है, आधे पेज में आ जाएगा, छोटा सा है, तो भेज देना, कोई भी भूलना मत, और जो नहीं भेजेगा फिर मैं उसको कल सुबह क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें अभी पूछ लो, फिर मत बोलना कि मेरे को समझ नहीं आया था। और log 10 में इसलिए कन्वर्ट करते हैं बिकॉज आपको जो क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं उसमें कई बार आपको log 10 की वैल्यू दी होती है, log e की नहीं दी होती है, तो इस वजह से आप सीधे सीधे ये रिलेशन निकाल के log 10 वाली वैल्यू रख के फिर आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है फिर मतलब ओके, तो फिर क्लास यहीं खत्म करते हैं, एंड 6:40 से जो है आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 6:40 से टेस्ट है, और बाकी होमवर्क जो है रात से पहले पहले आ जाना चाहिए मेरे पास, ग्रुप में भेजो या मेरे को पर्सनली भेजो, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो।